Hello student, today I am going to solve NIS 333 Environmental Science question paper of December 2021. This question paper consists 32 questions, 22 from section A and 5 plus 5 questions from section B. Maximum marks is 80 and passing marks is 24 only. Time duration is 3 hours. All questions from section A are compulsory. Section B has 2 options. Attempt 1 option only. Section A 1. What do you understand by oil spill? तेल रिसाव से आपका क्या तात्पर्य है? Accidental spill of crude oil and petroleum products into the sea by oil tankers and ship. Floating oil slick kill marine life and severely affect ocean ecosystem. तेल टैंकरों और जहाज़ों द्वारा समुद्र में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आकस्मिक रिसाव। तैरते हुए तेल के टुकड़े समुद्री जीवन को मारते हैं और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। 2. डिफाइन बायो फर्टिलाइज़र। जैव उर्वरकों की परिभाषा लिखिए। बायो फर्टिलाइजर्स आर लिविंग और बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स आर माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, एल्गी और फंगी which are able to enrich the soil nutrients. Example, Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum. जैव उर्वरक जीवित या जैविक रूप से सक्रिय उत्पाद या जीवाणु, शैवाल या कवक जैसे रोगाणु हैं जो मिट्टी के पोषक तत्वों को समृद्ध करने में सक्षम हैं, जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलियम। 3. वेयर इज़ तेहरी पावर प्रोजेक्ट सिचुएटेड? तेहरी विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तेहरी पावर प्रोजेक्ट सिचुएटेड ए लिटिल डाउन स्ट्रीम एट द जंक्शन ऑफ भागीरथी एंड भिलंगा रिवर्स नियर तेहरी टाउन इन गढ़वाल हिमालयाज। तेहरी पावर प्रोजेक्ट गढ़वाल हिमालय में टिहरी शहर के पास भागीरथी और भीलगंगा नदियों के जंक्शन पर थोड़ा नीचे की ओर स्थित है। 4. नेम द केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनमाटा डिजीज़। मिनमाटा रोग के लिए उत्तरदायी रसायन का नाम बताइए। मरकरी, पारा। 5. गिव द मेन डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट एंड नीचे विथ अ सुटेबल एग्जाम्पल। उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से पर्यावास और निकेत में अंतर बताइए। हैबिटेट इज द फिजिकल इन्वायरमेंट वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव। एग्जाम्पल, ग्रासलैंड्स। Nature is the sum of all activities and relationships of a species by which it uses the resources in its habitat for its survival and reproduction. Example, garden spider. पर्यावास वह भौतिक वातावरण है जहाँ जीव रहते हैं। उदाहरण, घास के मैदान। निकेत एक प्रजाति की सभी गतिविधियों और संबंधों का योग है जिसके द्वारा वह अपने आवास में अपने अस्तित्व और प्रजनन के लिए संसाधनों का उपयोग करता है। उदाहरण, मकड़ी। 6. Who founded Sulabh International? What sort of work does this organization undertake? सुलभ इंटरनेशनल का प्रतिपादन किसने किया? यह संस्था किस प्रकार के कार्य पर काम करती है? डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। इट इज़ अ सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट एंड सोशल रिफॉर्म्स थ्रू एजुकेशन। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। यह एक सामाजिक सेवा संगठन है जो मानव अधिकार, पर्यावरण स्वच्छता प्रदान करता है और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत, अपशिष्ट प्रबंधन और शिक्षा के माध्यम से सामाजिक सुधार। 7A. When fertilizers and sewage enter water bodies, phytoplankton and algae grow rapidly. What is this phenomenon called? B. Name the process by which the domestic and agricultural organic wastes are segregated and made into मैन्यूर। ए. उर्वरक और मलजल जब जल निकायों के पानी में घुल हो जाते हैं तब पादप, पल्व और शैवाल तीव्र गति से वृद्धि करने लगते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? बी. उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा घरेलू और कृषि के कार्बनिक अपशिष्टों को अलग करके उनसे खाद बनाई जाती है। ए. यूट्रोफिकेशन। बी. वर्मी कंपोजिटिंग। 8. लिस्ट द 4 कंडीशंस दैट मेक अर्थ अ यूनिक प्लैनेट। उन 4 परिस्थितियों की सूची बनाइए जिसके कारण पृथ्वी एक अनूठा ग्रह बन जाता है। 1. प्रेजेंस ऑफ वाटर। 2. प्रेजेंस ऑफ एयर। 3. कंफर्टेबल रेंज ऑफ टेम्परेचर। 4. बफरिंग कैपेसिटी ड्यू टू विच न्यूट्रल pH इज मेंटेन्ड इन सॉइल एंड वाटर। 1. पानी की उपस्थिति। 2. वायु की उपस्थिति। 3. तापमान की आरामदायक सीमा। 4. बफरिंग क्षमता जिससे मिट्टी और पानी में न्यूट्रल pH बना रहता है।
9A. What are environmental legislations and how are they important for environmental improvement and conservation? B. Expand EIA and define the term. A. Environmental legislations are law which play a crucial and important role in regulating the use of natural resources and in protecting. They also serve as a valuable tool for educating the masses about their responsibility in maintaining a healthy environment. B. EIA Environmental Impact Assessment enables the decision makers to analyze the effect of development activities on the environment. ए. पर्यावरण कानून ऐसे कानून हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को विनियमित करने और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे स्वस्थ वातावरण बनाए रखने में अपनी जिम्मेदारी के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए एक मूल्यवान उपकरण के रूप में भी काम करते हैं। बी. EIA पर्यावरणीय प्रभाव आकलन निर्णय निर्माताओं को पर्यावरण पर विकासात्मक गतिविधियों के प्रभाव का विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। 10. लिस्ट द 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन के 4 मूलभूत संघटकों की सूची बनाएं। 1. प्रिपेयर्डनेस 2. रिस्पॉन्स 3. रिकवरी 4. प्रिवेंशन 1. तैयारी 2. प्रतिक्रिया 3. वसूली 4. रोकथाम। 11A अरेंज इन प्रॉपर सीक्वेंस द इवोल्यूशनरी स्टेजेस ऑफ द ह्यूमन स्पेसीज होमो हैबिल्स होमो सेपियंस होमो इरेक्टस एस्ट्रोलिपिथेकस। बी. नेम 2 ड्रॉट एनिमल्स। ए. मानव स्पेसीज की निम्नलिखित विकासीय अवस्थाओं के उनके सही क्रम में लिखिए। होमो हेबिलिस होमो सेपियंस होमो इरेक्टस एस्ट्रोलिपिथेकस। बी. 2 भारवाही जंतुओं के नाम लिखिए। ए. एस्ट्रोलिपिथेकस होमो हैबिल्स होमो इरेक्टस होमो सेपियंस। बी. ड्रॉट एनिमल कैमन एलिफेंट भारवाही जानवर ऊंट हाथी। 12. गिव द बोटानिकल नेम ऑफ एनी 2 मेडिसिनल प्लांट्स एंड आल्सो नेम द डिजीज फॉर विच दे आर यूज्ड किन्हीं 2 औषधीय पौधों का वनस्पति वैज्ञानिक नाम लिखिए तथा यह भी बताइए कि वे किन रोगों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। सिनकोना ऑफिसिनलिस ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया मलेरिया के उपचार के लिए। विंकस रोजिया ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कैंसर के उपचार के लिए। 13A What do the following statements mean? 1. Western Ghat and Eastern Himalayas are considered hot spots. 2. How many animals and how many plants in India are listed as critically endangered in the IUCN Red List? B. Distinguish between the 2 conservation categories giving suitable example. A. निम्नलिखित कथनों का क्या अर्थ है? एक पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय को हॉट स्पॉट माना जाता है। 2. IUCN रेड लिस्ट में भारत में कितने जंतुओं एवं पौधों को क्रांतिक रूप से संकटापन्न बताया गया है। बी. उपयुक्त उदाहरण देते हुए 2 संरक्षित श्रेणियों में अंतर बताइए। A1 वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न हिमालयाज आर एक्सेप्शनली रिच फ्लावरिंग प्लांट्स रेप्टाइल्स amphibians butterflies and in some species of mammals hence considered hot spots। 2. plants 44 species animals 18 species। B. conservations categories in situ conservations protection of plants and animal within their natural habitats are in protected areas example national park ex situ conservation sanctuary etc। protection of plants and animal outside their natural habitats example zoo botanical garden etc। A1 पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय साधारण रूप से समृद्ध फूल वाले पौधे सरीसृप उभयचर तितलियां और स्तनधारियों की कुछ प्रजातियों में हैं इसलिए हॉट स्पॉट माना जाता है। 2. पौधे 44 प्रजातियां पशु 18 प्रजातियां। B. संरक्षण श्रेणियां इन सीटू संरक्षण पौधों और जानवरों को उनके प्राकृतिक आवासों या संरक्षित क्षेत्रों जैसे राष्ट्रीय उद्यानों एक्स सीटू संरक्षण अभयारण्य आदि में संरक्षण। अपने प्रकृति के बाहर पौधों और जानवरों की सुरक्षा आवास जैसे चिड़ियाघर वनस्पति उद्यान आदि। 14. Ram and Mohan are 2 village youths who have left their village along with their families and migrated to a neighboring city for a better life. List any 4 advantages and any 4 disadvantages they would have to encounter। राम और मोहन 2 ग्रामीण युवकों ने अपना गांव छोड़ दिया तथा समीप के शहर में आकर बस गए
ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके। बताइए कि इन्हें कौन से 4 लाभ और कौन से 4 नुकसान होगा। Advantages: 1. Better job opportunities. 2. Opportunities for doing small business. 3. Higher wages. Unskilled labor has better job opportunities. 4. Better means of transport. Disadvantages: 1. Lack of greenery and open spaces. 2. Scarcity of water. 3. Lack of sanitation and hygiene. 4. Social problem caused by overcrowding. लाभ: 1. बेहतर नौकरी के अवसर। 2. लघु व्यवसाय करने के अवसर। 3. उच्च मजदूरी अकुशल श्रम के लिए बेहतर रोजगार के अवसर हैं। 4. परिवहन के बेहतर साधन। नुकसान: 1. हरियाली और खुले स्थानों का अभाव। 2. पानी की कमी। 3. स्वच्छता और स्वच्छता का अभाव। 4. अधिक भीड़भाड़ के कारण सामाजिक समस्या। 15A. What is the full form of WHO and what is its main objective? B. Name the first disease in human history to be eradicated by human efforts. C. Why is it necessary to have environmental ethics? A. WHO का पूरा नाम बताइए। इस संस्था के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। B. मानव इतिहास में उस पहले रोग का नाम लिखिए जिसका निराकरण मानव प्रयासों से हुआ था। C. पर्यावरणीय नैतिकता क्यों आवश्यक है। A. WHO World Health Organization Objective is the attainment by all peoples of the highest possible level of health. B. Smallpox. C. It helps us to assess strengths and weakness of developmental activities such as deforestation, mining, etc. There are many ethical decisions that humans need to take regarding the environment. A. WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन। उद्देश्य सभी लोगों द्वारा स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर की प्राप्ति है। बी. चेचक। सी. यह हमें वनों की कटाई जैसी विकासात्मक गतिविधियों की ताकत और कमजोरियों का आकलन करने में मदद करता है। खनन आदि कई नैतिक निर्णय हैं जो मानव को पर्यावरण के संबंध में लेने की आवश्यकता है। 16A. List any 4 remedial strategies to prevent soil erosion. B. Continued application of biocides on cultivated crops cause various adverse effects. List any 4 effects. A. मृदा अपरदन को रोकने के लिए किन्हीं 4 प्रतिकारी कार्यनीतियों की सूची बनाएं। B. कृषि की जाने वाली फसलों पर बायोसाइडों का लगातार प्रयोग करने पर विविध दुष्प्रभाव पड़ते हैं। किन्हीं 4 दुष्प्रभावों की सूची बताइए। A1. The vegetation over sandy soil should be kept above 30%. Access of the wind to the soil should be controlled by leaving the stubble on the soil. 2. Wind speed can be controlled by planting tree. 3. By leaving the land fallow. 4. Overgrazing by cattle to be avoided. B1. Contaminated food and drinking water. 2. They disrupt the balance of natural ecosystem by killing useful organisms. 3. Continuous usage results in gradual increase of immunity of the pest to these chemicals. 4. Their concentration in organism multiplies progressively due biomagnification. A1. रेतीली मिट्टी पर वनस्पति को 30% से ऊपर रखना चाहिए। मिट्टी पर हवा की पहुंच को मिट्टी पर ठूंठ छोड़कर नियंत्रित किया जाना चाहिए। 2. पेड़ लगाकर हवा की गति को नियंत्रित किया जा सकता है। 3. भूमि को परती छोड़कर। 4. मवेशियों द्वारा अधिक चराई से बचना चाहिए। B1. भोजन और पीने के पानी को दूषित करना। 2. वे उपयोगी जीवों को मारकर प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बाधित करते हैं। 3. लगातार उपयोग से इन रसायनों के प्रति कीटों की प्रतिरोधक क्षमता में क्रमिक वृद्धि होती है। 4. जीवों में उनकी सांद्रता जैव आवर्धन के कारण उत्तरोत्तर कई गुना बढ़ जाती है। 17A. Draw a diagrammatic representation of the carbon cycle in nature. B. What is the overall impact of human activities on the global carbon cycle? A. प्राकृतिक में कार्बन चक्र का आरेखी निरूपण बनाइए। B. वैश्विक कार्बन चक्र पर मानव क्रियाकलापों का सकल प्रभाव बताइए। पॉज द वीडियो एंड सी द आंसर। वीडियो को रोकें और उत्तर देखें। B1. Carbon cycle being disturbed increasingly during the industrialization. 2. Deforestation. Growing consumptions of fossil fuels responsible for CO2 emission.
B1 औद्योगिकरण के दौरान कार्बन चक्र तेजी से गड़बड़ा रहा है। 2 वनों की कटाई CO2 उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार जीवाश्म ईंधन की बढ़ती खपत। 18 आंसर द फॉलोइंग। A नेम अ डिजीज ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर्स। B डायरिया विथ और विदाउट ब्लड और म्यूकस इन स्टूल्स। फीवर एंड ग्रिम्पिंग पेन इन द एब्डोमेन आर ऑल सिम्टम्स ऑफ अ वाटर बॉर्न डिजीज। नेम द डिजीज। C name the pathogen which caused typhoid. D name 2 eye disease caused due to poor quality of water used for eye washing. निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। ए किसी एक रोग का नाम लिखिए जो वेक्टरों द्वारा संचारित होता है। बी जल जनित डायरिया रोग लक्षण है खून अथवा खून रहित शौच, शौच के साथ श्लेष्मा, ज्वर तथा पेट में तीव्र पीड़ा, इस रोग का नाम लिखिए। सी टाइफाइड के रोगजनक का नाम लिखिए। डी आँख मुंह धोते समय गंदे पानी के इस्तेमाल करने के कारण उत्पन्न होने वाले 2 नेत्र रोगों के नाम लिखिए। ए डेंगू। बी एमियोबिक डिसेंट्री और एमियोबियासिस। सी सैल्मोनेला टाइफी। डी ट्रैकोमा एंड कंजक्टिविटीज। 19A a food chain is given below. Grass, grasshopper, frog, snake. 1. What is each step of the food chain known as? 2. In the above food chain, if the grass has 10,000 kilocalorie of energy, calculate the amount of energy the snake will receive. B1. Where are mangrove ecosystem found in India? 2. List any 4 characteristics of the mangrove ecosystem. A. नीचे एक खास श्रृंखला दी गई है। घास, टिड्डा, मेढक, सांप। एक खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक चरण क्या कहलाता है? 2. उपरोक्त खाद्य श्रृंखला में यदि घास को 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है तो सांप को मिलने वाली ऊर्जा की मात्रा का आकलन कीजिए। B1 भारत में मैंग्रोव परितंत्र कहाँ पाया जाता है? 2. मैंग्रोव परितंत्र की किन्हीं 4 विशेषताओं की सूची बताइए। 1. ट्रॉपिक लेवल उष्णकटिबंधीय स्तर। 2. ग्रास 10,000 किलो कैलोरी। ग्रास होपर रिसीव 1000 किलो कैलोरी। फ्रॉग रिसीव 100 किलो कैलोरी। स्नेक रिसीव 10 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। B1 मैनग्रोव्स इन इंडिया दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट एंड आइसलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार। 2 प्लांट्स आर हेलोफाइटिक। 3 रेसिस्टेंट टू टाइडल वेव्स। 4 टॉलरेंट टू हाई टेम्परेचर्स। 5 रूट्स बियर न्यूमेटोफोर्स विच इज़ एन एरेटिंग सिस्टम। B1 भारत में मैंग्रोव वे पूर्वी और पश्चिमी तट और अंडमान और निकोबार के द्वीपों में वितरित किए जाते हैं। 2 पौधे हेलोफाइटिक होते हैं। 3 ज्वार की लहरों के लिए प्रतिरोधी। 4 उच्च तापमान के प्रति सहिष्णु। 5 जड़ों में न्यूमेटोफोर होते हैं जो एक वातन तंत्र है। 20A लिस्ट द 4 मेन स्टेजेस ऑफ कोल फॉर्मेशन। B list any 4 method by which we can conserve water. C1 name 2 chemical compounds which can be called biofuels. 2 name a biodiesel yielding plant. A कोयला निर्माण प्रक्रिया की 4 प्रमुख अवस्थाओं के नाम बताइए। B उन किन्हीं 4 विधियों की सूची बताइए जिनके द्वारा हम जल संरक्षण कर सकते हैं। C1 उन 2 रासायनिक यौगिकों के नाम बताइए जिन्हें जैव ईंधन कहा जा सकता है। 2 बायोडीजल प्रदान करने वाले पौधे का नाम लिखिए। A peat, lignite, litminus, anthracite. B conservation of water. 1 reforestation. 2 recycling of water. 3 reuse of waste water. 4 water harvesting. B जल संरक्षण। 1 वन रोपण। 2 पानी का पुनर्चक्रण। 3 अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग। 4 जल संचयन। C1 इथेनॉल एंड मीथेन। 2 रतनजोत और जाट्रोफा, नागचंपा और कैलोफिलम। 21 एज ए रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी विच आर द बेसिक 6 areas we should focus on to conserve our natural resources and protect our environment. वे कौन से 6 मूलभूत क्षेत्र हैं जिन पर समाज के जिम्मेदार सदस्य होने के नाते हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों के परीक्षण के लिए तथा अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए ध्यान देना चाहिए। 1 Conserve fossil fuels by switching off fans and lights when not in use, avoiding AC and other electrical gadgets. 2 Conserve water, judicious use of water and rainwater harvesting. 3 Save trees, save plant and trees, reduce use of paper, use recycled paper. 4 Keep air clean, do not burn paper, dry leaves and
other wastage, keep vehicle well maintained. 5. Reduced garbage, segregate garbage and use biodegradable garbage for vermicomposting. 6. Spread awareness, follow an eco-friendly lifestyle. 1. जीवाश्म ईंधन का संरक्षण करें, उपयोग में न होने पर पंखे और लाइट बंद करके एसी और अन्य बिजली के उपकरणों से परहेज। 2. जल संरक्षण, जल का विवेकपूर्ण उपयोग और वर्षा जल संचयन। 3. पेड़ बचाएं, पौधे और पेड़ बचाएं, कागज़ का उपयोग कम करें, पुनर्नवीनीकरण कागज़ का उपयोग करें। 4. हवा को साफ रखें, कागज़, सूखे पत्ते और अन्य कचरे को न जलाएं, वाहनों का रखरखाव अच्छी तरह से करें। 5. कचरा कम करें, कचरे को अलग करें और वर्मिंग कंपोजिटिंग के लिए बायोडिग्रेडेबल कचरे का उपयोग करें। 6. जागरूकता फैलाएं, पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली का पालन करें। 22A. List any 4 strategy used in reducing release of greenhouse gases into the atmosphere. B. What do you understand by desertification? What kind of activities promote desertification? C. What is acid rain? How does acid rain affect 1. aquatic life and 2. buildings and monuments? A. वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की नियुक्त को कम करने में सहायक किन्हीं 4 कार्यनीतियों की सूची बनाएं। B. मरुस्थलीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के क्रियाकलाप मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देते हैं? C. अम्ल वर्षा क्या होती है? अम्ल वर्षा का निम्नलिखित पर क्या प्रभाव पड़ता है? 1. जलीय जीवन पर। 2. भवनों एवं स्मारकों पर। A1. Increased fuel efficiency of power plants and vehicles. 2. Implementation of solar energy and non-fossil fuel alternatives. 3. Halting deforestation. 4. Reduced air pollution. A1. बिजली संयंत्रों और वाहनों की ईंधन दक्षता में वृद्धि। 2. सौर ऊर्जा और गैर जीवाश्म ईंधन विकल्पों का कार्यान्वयन। 3. वनों की कटाई को रोकना। 4. वायु प्रदूषण को कम करना। Desertification is diminution or destruction of the biological potential of the land, which leads to formation of desert. Causes 1. over cultivation, 2. overgrazing. B. मरुस्थलीकरण भूमि की जैविक क्षमता का ह्रास या विनाश है, जिससे रेगिस्तान का निर्माण होता है। कारण 1. अधिक खेती, 2. अत्यधिक चराई। Acid rain, any precipitation, fog, rain, etc. that is more acidic than normal due to pollution of acid gases SO2 and oxidized of N2 emitted by fossil fuels. 1. Aquatic life, lower pH of water in which organisms live and thus the gametes of this cannot survive, leading to population loss. 2. Building and monuments, adversely affected, limestone and marble are destroyed by एसिड रेन। अम्लीय वर्षा, कोई भी वर्षा, कोहरा वर्षा आदि जो अम्लीय गैसों SO2 और जीवाश्म ईंधन द्वारा उत्सर्जित N2 के ऑक्साइड के प्रदूषण के कारण सामान्य से अधिक अम्लीय होती हैं। 1. जलीय जीवन, जिस पानी में जीव रहते हैं उसका pH कम हो जाता है और इस प्रकार इनके युग्म जीवन नहीं रह पाते, जिससे जनसंख्या का ह्रास होता है। 2. भवन और स्मारक, प्रतिकूल प्रभाव, अम्लीय वर्षा से चूना पत्थर और संगमरमर नष्ट हो जाते हैं। सेक्शन बी ऑप्शन 1 23 स्टेट 2 रीजन्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, भूजल की गुणवत्ता का घटते जाने के किन्हीं 2 कारण बताइए। 1. अनसीवर्ड सैनिटेशन, 2. लैंड एंड स्ट्रीम डिस्चार्ज ऑफ सीवेज, 1. अनसीवर सफाई, 2. सीवेज का भू एवं नहरों द्वारा निकासी। 24. आर्सेनिक इज अ हाईली टॉक्सिक मेटल फाउंड इन द ग्राउंड वाटर इन सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल. The treatment technology is based on flocculation, oxidation, filtration, coagulation, sedimentation. Arrange these process in order. पश्चिम बंगाल के कुछ भागों के भूजल में बहुत विषैला आर्सेनिक पाया जाता है। इसकी उपचार प्रौद्योगिकी निम्नलिखित पर आधारित है: उन्मूलन, ऑक्सीकरण, निस्यंदन, स्कंदन, अवसादन। इन प्रक्रियाओं को सही क्रम में लगाइए: ऑक्सीडेशन, कोagulation, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन। ऑक्सीकरण, स्कंदन, उन्नन, अवसादन, निस्पंदन। 25. What do we mean by rain water harvesting? List any 4 benefits of rain water harvesting in modern times. वर्षा जल संरक्षण से आपका क्या तात्पर्य है? आधुनिक ज़माने में वर्षा जल संरक्षण के किन्हीं 4 लाभों की सूची बनाइए। Rain water harvesting means simply collecting rain water that fall over our land or property so that it can be put to future use. Benefits: 1. Increase water availability. 2. Check decline water table.
वर्षा जल संरक्षण। इसका अर्थ है कि हमारे जीवन या संपत्ति पर गिरने वाले बारिश के पानी को इकट्ठा करना ताकि इसे भविष्य में उपयोग में लाया जा सके। लाभ: 1. पानी की उपलब्धता बढ़ाता है। 2. गिरते जल स्तर को बढ़ाता है। 26. ड्रॉ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्लोबल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। वैश्विक जल चक्र का आरेखीय निरूपण बनाइए। पॉज द वीडियो एंड सी द आंसर। वीडियो को रोकें और आंसर देखें। 27. व्हाट इज मीन्ड बाय आर्टिफिशियल रिचार्ज? लिस्ट एनी 4 एडवांटेज एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल रिचार्ज। कृत्रिम पुनर्भरण का क्या अर्थ है? कृत्रिम पुनर्भरण के किन्हीं 4 लाभों और 2 हानियों की सूची बनाइए। आर्टिफिशियल रिचार्ज refers to movement of water through man-made systems from the surface of the earth to underground water-bearing strata where it may be stored for future use. Advantages: 1. Very few special tools are needed to dig drainage wells. 2. Groundwater recharge stores water during the wet season for use in the dry season when demand is highest. 3. Aquifer water can be improved by recharging with high-quality injected water. 4. Recharge can significantly increase the sustainable yield of an aquifer. Disadvantages: 1. There is a chance of contamination of the groundwater from agriculture, field, road, etc. 2. It may not be economically feasible unless sufficient water is injected into aquifer. कृत्रिम पुनर्भरण मानव निर्मित प्रणालियों के माध्यम से पृथ्वी की सतह से भूमिगत जल धारण करने वाले स्तर तक पानी की आवाजाही को संवर्धित करता है, जहां इसे भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित किया जा सकता है। लाभ: 1. जल निकासी कुओं को खोदने के लिए बहुत कम विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। 2. भूजल पुनर्भरण गीले मौसम के दौरान शुष्क मौसम उपयोग के लिए पानी का भंडारण करता है जब मांग सबसे अधिक होती है। 3. उच्च गुणवत्ता वाले इंजेक्शन वाले पानी के साथ रिचार्ज करके एक्वीफर पानी में सुधार किया जा सकता है। 4. पुनर्भरण से जल मृत की अस्थायी उपज में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। नुकसान: 1. कृषि क्षेत्रों, सड़कों आदि से भूजल के दूषित होने की संभावना है। 2. यह आर्थिक रूप से तब तक व्यवहार्य नहीं हो सकता जब तक कि पर्याप्त पानी जल भृत में संक्रमित न हो जाए। ऑप्शन 2 23. गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ एनी पेट्रो प्लांट। एक पेट्रो प्लांट का वैज्ञानिक नाम बताइए। जट्रोफा कर्कास। 24. वाई इज हाइड्रोजन नोन एज अ क्लीन एनर्जी सोर्स। हाइड्रोजन को स्वच्छ ऊर्जा स्रोत क्यों माना जाता है? डज नॉट कॉज पोल्यूशन। प्रदूषण नहीं करता है। 25. वाट आर फॉसिल फ्यूल्स, हाउ आर दे प्रोड्यूस्ड। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, ये किस प्रकार बनते हैं? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स. They are remains of prehistoric plants and animals that lived millions of years ago. Under the effect of heat and pressure underneath the earth's crust, they got transformed into fossil fuels. कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। वे प्रागैतिहासिक पौधे और जानवरों के अवशेष हैं जो लाखों साल पहले रहते थे। पृथ्वी के नीचे गर्मी और दबाव के प्रभाव में वे जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए। 26. What are photovoltaic cell and how do they work? प्रकाश वोल्टेइक सेल क्या होते हैं और वे किस प्रकार कार्य करते हैं? Photovoltaic cell is a solar cell to produce electricity from solar energy. It is thin wafer-like semiconductor. Sunlight energies and causes electrons to flow in the semiconductor producing an electric current. प्रकाश वोल्टेइक सेल और सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करने के लिए एक सौर सेल है। यह सेमीकंडक्टर की तरह पतला वेफर होता है। सूर्य का प्रकाश सक्रिय होता है और विद्युत प्रवाह उत्पन्न करने वाले अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का कारण बनता है। 27. हाउ इज एनर्जी कंजर्वेशन पॉसिबल वाइल कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ एनी एनर्जी इफिशियंट बिल्डिंग. भवनों का निर्माण करते समय ऊर्जा संरक्षण किस प्रकार संभव है? किसी ऊर्जा कुशल भवन का उदाहरण देते हुए व्याख्या कीजिए। एनर्जी इफिशियंट बिल्डिंग्स आर मेड टू कंजर्व एनर्जी. Different type of new technologies were used to make them energy efficient. Examples: Eco House, the Aeroville Visitor Center, Solar Kitchen. Eco House, it is a residential building constructed in the mid-70s. The different technologies used to make it energy efficient are: 1. Rainwater harvesting with underground cistern. 2. Roof integrated solar water heater. 3. Window mounted solar cooker. 4. Multified biogas plant. 5. Different type of roofs. 6. Design for Ventura.
ऊर्जा दक्ष भवन ऊर्जा संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। उन्हें ऊर्जा कुशल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की नई तकनीकों का उपयोग किया गया है। उदाहरण इको हाउस और इवल विजेंटर सेंटर। सोलर किचन। इको हाउस यह 70 के दशक के मध्य में निर्मित एक आवासीय भवन है। इसे ऊर्जा कुशल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रौद्योगिकियाँ हैं। एक, भूमिगत जलाशय के साथ वर्षा जल संचयन। 2, रूफ इंटीग्रेटेड सोलर वाटर हीटर। 3, विंडो माउंटेड सोलर कुकर। 4, मल्टीफेड बायोगैस प्लांट। 5, विभिन्न प्रकार की छतें। 6, वेंचुरा के लिए डिज़ाइन।